नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो धामी कैबिनेट की इस वक्त मीटिंग चल रही है। सचिवालय में इस साल की यह अंतिम बैठक हो रही है, जिसमें सीएम धामी समेत मंत्री सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद, रेखा आर्या, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं मीटिंग में मंत्री बंशीधर भगत ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मीटिंग में 20 से अधिक प्रस्ताव आने की संभावना है। सरकार नए साल पर पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे की मांग को हरी झंडी दे सकते हैं। 2001 में नियुक्त पुलिस कर्मियों को सरकार 2800 से बढ़ाकर 4600 ग्रेड पे दे सकती है। कोविड के मद्देनजर एक अलग से स्वास्थ्य नीति का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के संशोधन प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक इस वक्त भी चल रही है और तमाम मंत्री इस वक्त जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिसकर्मी थे, उनकी जो अभी पे ग्रेड थी 2800 से बढ़ाकर 4600 ग्रेड पे दे सकती है सरकार। इस पर मंथन हो रहा है और क्या कुछ फैसले इसमें हो सकते हैं। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, बैठक अब भी चल रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज यहाँ पर उठ सकते हैं और जिस पर सहमति बन सकती है? देखिए नीलू, इस साल की अंतिम बैठक है, तो लोगों को इससे उम्मीद है और माना जा रहा है कि सरकार आज की मीटिंग में बहुत सारे जन कल्याणकारी फैसले ले सकती है, लोगों को नए साल का कुछ तोहफा दे सकती है। और इसी के मद्देनजर ये जो सूत्र बताते हैं, ये अनुमान भी है कि जो पुलिस कर्मियों की लंबे समय से मांग थी कि 2800 ग्रेड पे को बढ़ाकर 4600 ग्रेड पे किया जाए, सरकार इस पर भी अंतिम तौर पर मुहर लगा सकती है। हालांकि नीलू, इसमें बहुत सारे टेक्निकल बेंच भी हैं, क्योंकि अगर आप पुलिस विभाग में 4600 ग्रेड पे की मांग मानते हैं तो तमाम अन्य विभागों में भी वेतन विसंगति को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। तो सरकार बीच का क्या रास्ता निकाल कर लाती है, ये आज की कैबिनेट मीटिंग में स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोविड को लेकर भी स्वास्थ्य नियमावली में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ जो विभिन्न विभाग हैं उनकी नियमावलियों में और जो विसंगतियां रही हैं डिपार्टमेंट में अलग अलग, उनकी नियमावली में भी संशोधन प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकते हैं। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून में आज नाबार्ड का स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। सेमिनार में साल 2022-23 के लोन टारगेट पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार साल 2025 के प्लान को लेकर काम कर रही है। हर क्षेत्र में टारगेट के साथ विकास किया जा रहा है। 10 साल के रोड मैप के मुताबिक हो रहा है काम। राज्य में होम स्टे का और बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ रोजगार और स्वरोजगार के साथ संस्कृति को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी इस सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सभी लोग उस पर काम करें। होम स्टे हमारा आज एक प्रमुख हमारी प्रैक्टिस में आ रहा है। होम स्टे हमारे यहाँ का प्रमुख एक आजीविका का कारण बनने वाला है, आगे चलकर आर्थिकी, इकोलॉजी दोनों को जोड़ने वाला, और उससे हमारे राज्य का काफ़ी चीज़ें रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी सृजन होने वाला है। अभी 8000 तक के जो रोजगार इस पर सृजित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये लाखों तक पहुँचे। और प्रधानमंत्री मोदी की कल हल्द्वानी की रैली को लेकर आज सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बता दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और वही लगाव उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया। सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में रैली में उमड़ी भीड़ के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने लोग ग्राउंड में थे उससे 5 गुना लोग सड़कों पर दिखाई दिए। जिससे यहाँ के लोगों का लगाव है और उनका विशेष लगाव है, तो उस लगाव को कल उत्तराखंड की जनता ने एकदम से सामने आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे उत्तराखंड के लोग आपको चाहते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो हमारा जनसभा का स्थल था वो बहुत छोटा पड़ गया। जितना जनसभा के स्थल पर लोग थे उससे करीब 5 गुना लोग बाहर सड़कों पर थे। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका अभिवादन करते हुए सभी से मिले। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अयोध्या का, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह। 75 साल में और 75 साल के बाद
देश के सभी लोग और करोड़ों विदेशों में बसते सभी श्रद्धावान लोग सौभाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का शिला पूजन करने का काम किया, इसका भूमि पूजन किया है। इसको रोकने के लिए ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है? कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? वो सब होने के बावजूद आज आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने और आज मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सकता। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। और आज मैं यहां कहकर जाता हूं मित्रों कि इसी भूमि पर, इसी अयोध्यापुरी में, इसी सरयू के किनारे पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर देखते देखते कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है मित्रों, राम मंदिर बनने वाला। मगर हम सब के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, यूपी के निवासियों के लिए, देश के श्रद्धावान नागरिकों के लिए ये सोचने का सवाल, इतने साल राम लल्ला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक कर रखा? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? दीपोत्सवी को कौन बंद कर दिए थे? और राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था? ये सभी हमें याद रखना चाहिए मित्रों। ये आपकी बनाई हुई, यूपी के मतदाताओं ने बनाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार है। अभी अभी कुछ दिन पहले काशी में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण कर श्रद्धालु के लिए औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के जो दर्शन करने जाते थे वो मन मसोकर वापिस आ गए। वहां बाबा का स्थिति देखकर ये होता था, कितना भव्य दरबार था बाबा का, ये क्या होगा। 600 साल के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने, आप मेरा सबसे विनती है कि एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर आइए। आज बाबा का भव्य दरबार फिर से सजा सजा मालूम पड़ता है। मां विंध्यवासिनी का मंदिर भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्मित कर रहे हैं मित्रों। इस सपा बसपा के शासन में, ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हरेक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं मित्रों। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है।
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री यहीं से सांसद है, यूपी से ही सांसद है। उनके नेतृत्व में योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विकास की यात्रा चली। सपा के शासन में 3 P हुआ करते थे, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। और आज 3 V है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विकास। मित्रों, ये 3 V की कहानी, इसका सबसे बड़ा साक्षी है तो हमारा अयोध्या नगर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापिस दिलाने का काम किया। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जुड़कर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो दुनिया के सभी स्थानों से राम भक्तों को अयोध्या लाने का काम करेगा। मित्रों, अयोध्या यहाँ पर ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी ऐसा अद्भुत बन रहा है, देश भर से संत महंत श्रद्धालु आएंगे। अयोध्या की भूमि पर पैर रखते ही उनको मालूम पड़ेगा कि अयोध्यापुरी में आ गए हैं। इसका भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है। राजर्षि दशरथ के नाम के साथ जोड़कर एक मेडिकल कॉलेज भी बन रही है, जिससे मेरे अयोध्या के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी बन रही है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सभी जिलों को जोड़ने वाला 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो सारे अवध क्षेत्र को जोड़ेगा। लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास का एक बहुत बड़ा मार्ग होगा। पवित्र राम की पौड़ी का कायाकल्प चालू है। मैंने टीवी पर दीपोत्सव देखा था। मित्रों, टीवी पर देखते हुए भी आंखों में से अश्रु की धारा बहता है। ऐसा भव्य दीपोत्सव होने वाला। यहाँ पूरे यूपी में सबसे बड़ा बस का अड्डा बनने वाला है। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं बनने वाली है। सारे बिजली के तार आप जो ऊपर लटके हुए देखते हैं, वो अंडरग्राउंड होने वाले हैं। गटर भी अंडरग्राउंड होने वाली है। और अयोध्या आप सबको मालूम पड़े ऐसे फिर से एक बार प्रभु श्री राम की नगरी के रूप में प्रस्तावित होने वाली है। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक कुंड है। भरत कुंड, हनुमान कुंड, सीता कुंड, गणेश कुंड, दशरथ कुंड, ये सारे कुंडों को पुनर्जीवित कर मां सरयू के पवित्र जल से भरकर उसका सौंदर्यीकरण चालू होने वाला है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर युवाओं खास ताली बजाना, प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर एक यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। मित्रों, योगी जी के शासन में हमने लक्ष्य रखा है, एक बार फिर से आप आशीर्वाद दीजिए, हम यूपी को देश में नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने हर घर के अंदर शौचालय, बिजली, गैस, शुद्ध पीने का पानी, गरीब को घर और कई सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, और 2 साल से
डबल राशन मगर मुफ्त राशन पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। हमारा यूपी आज देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है मित्रों, और इसको भी आगे ले जाना है। मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी हिंसा की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं मित्रों, भाग रहे हैं। पहले माफियाओं थे, पुलिस डरती थी। आज पुलिस के सामने माफिया सरेंडर कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर में से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये सपा बसपा कांग्रेस कम्युनिस्ट ममता बनर्जी, ये सारे इकट्ठा होकर धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। सालों से हम स्वप्न देख रहे थे कि कब हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाए। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंका। अखिलेश अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना, भाई कार सेवकों का दोष क्या था? आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई? कार सेवकों का दोष क्या था? आपने क्यों संतों पर डंडे बरसाए? ग्राम सेवकों पर क्यों डंडे बरसाए? ये धारा 370 हटे, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मित्रों, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब मोदी जी ने हटा दिया, ये लोग रोना रो रहे, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ। अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना धारा 370 वापिस आने वाली है, ना ट्रिपल तलाक। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है। ब्रह्मोस का निर्माण होने वाला है। यहां पर आकांक्षी जिलों में, अवध क्षेत्र में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर को जोड़ा गया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंसेज का शिलान्यास हुआ है। 30 नई मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, भारत के विकास के साथ साथ मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी,
सपा बसपा उसका समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे हमारे जवानों। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे कन्नौज का, जहां पर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनको क्या कह रहे हैं। कि आज की शाम का न जाने कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, इसलिए हम मजबूरी में आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। और मैंने कहा भी है, ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है। ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। इस बार भी यहाँ की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था, उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था, प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर। प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को, ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। कॉर्डलेस से दे दो, कॉर्डलेस 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 दे दो, आप कॉर्डलेस दे दो। ये जिस पेड़ पे तुम बैठे हो, ये कोई प्रेस वाला भी नाम नहीं बता पाएगा इस पेड़ का। अगर कोई जानता हो तो वहीं खड़े होकर पूछिए। थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा औरों को भी दिखाई देता रहेगा तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस समय और पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय। और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई? जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे?
जब से ये पिछला छापा पड़ा है तब से आपके लगातार बयान आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर कि पीजैन का कंफ्यूजन हो गया, जाना था उधर चले गए उधर। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा प्रेरित हो गए कि चलो अब उधर ही चलते हैं, भूल सुधार लेते हैं? कन्नौज का इत्र का व्यापार सच के फूलों से चलता है। कन्नौज का इत्र जो व्यापार है वो सच के फूलों से चलता है। इस बार झूठ के फूल को सबक सिखाने का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे। अखिलेश जी, और घुसपैठ की घटना